प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं। राहुल गांधी द्वारा सदन में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा हमलावर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सहित भाजपा नेताओं और संत समाज ने बयान की घोर निंदा की। कुरुक्षेत्र में सरपंचों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के काम करवाने की दी मंजूरी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सफाई कर्मियों को दी बड़ी सौगात। नगर पालिका, नगर परिषद व ग्राम पंचायतों के कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी की घोषणा। कहा, हर जिले में खुलेगा सफाई पोर्टल। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति भाषण में विकसित भारत के संकल्प की भावना झलकती है। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं। हम सर्व समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए देश की जनता ने हमें तीसरी बार समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जन का सपना पूरा होता है। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई बाधित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश गर्त में डूब चुका था। घोटालों ने देश को निराशा में डुबा दिया था। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर देश में चार और उदासी थी, लेकिन आज देश का आत्मविश्वास बुलंदियों पर पहुंच गया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने और अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया। नई सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों से अच्छा आचरण करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक सांसद, चाहे वे किसी भी दल का हो, देश की सेवा के लिए चुना गया है और राष्ट्र सेवा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से उनकी पसंद के विषयों जैसे जल, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे अपने परिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाएं। इससे पहले एनडीए नेताओं और सांसदों ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है।
कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। नई दिल्ली में कल एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से लोग आहत हैं। विपक्ष के नेता का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। राहुल गांधी ने सदन में गैर जिम्मेदार बयान दिया है। अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है और स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने अध्यक्ष के आसन को उचित सम्मान नहीं दिया है। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। अयोध्या पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि अयोध्या के दुकानदारों को 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और उनकी दुकानों को किसी और जगह स्थानांतरित करने के उचित कदम उठाए गए हैं। कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है, शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। ये और कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में एक शब्द नहीं बोला, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक विजन होता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ये जितनी भी देर सदन में खड़े रहे सिर्फ झूठ बोला। कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए। कांग्रेस के युवराज में अपने भाषण में हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया। इसके अलावा अग्निपथ योजना को लेकर भी झूठ बोला। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लगातार बार बार सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी। अग्नि योजना में शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये लोकसभा के पटल के अंदर बोल रहा था, परंतु उसके जवाब के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल गांधी के इस झूठ को देश के सामने संसद में एक्सपोज करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। जो भी घटनाक्रम हुआ है, तुरंत कांग्रेस और राहुल गांधी और जो घमंडिया गठबंधन के लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कल सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हिंदुओं को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा प्रहार किया। अनिल विज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गहरी साजिश रच रहे हैं। वह हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश के हित में है।
वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। ये उससे परे हट गया, उसको एक तरफ छोड़ दिया और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इस पर, क्योंकि अगर ज्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना की संत समाज द्वारा घोर निंदा की गई। हरियाणा के जिला जिंद में अनेक धर्म गुरुओं और सामाजिक लोगों ने भी उनके बयान को अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संसद में इस प्रकार का बयान देना बहुत ही गलत है और इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अखिल भारतीय बालाजी जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शास्त्री, ज्वाला डेरा के महंत स्वामी सदानंद, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुशील सिंगला और सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद शास्त्री ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत ही गलत है। इस तरह का असंसदीय बयान नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू तो सभी के साथ आपसी सद्भाव के साथ रहता है और वह दयालु प्रवृत्ति का है, ना कि हिंसक है। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। हिंदू दया का पात्र है और हिंदू अपने धर्म की रक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करता है, सनातन की रक्षा करता है। और जैसे ही धर्म के ऊपर कोई आघात करता है और देश के ऊपर कोई आघात करता है तो हिंदू उसकी रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों ही उठाना जानता है। लेकिन शस्त्र कब उठाता है? केवल रक्षात्मक होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू कभी हिंसक न था, न हिंसक रहा और न आगे होगा। राहुल गांधी ने कल संसद में जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं क्योंकि जो सनातनी हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। वो हर जीव को, हर सनातन को, हर धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन वो कभी भी हिंसक नहीं होते। हिंदू जो है वो दयालु है, लेकिन इन्हें जो बयान दिया है ये निंदनीय है। हिंदू ने कभी किसी पर सामने से प्रहार नहीं किया। हमने बार बार प्रहार सहन किया है। हिंदू सदा सहिष्णु है, लेकिन ये बुद्धिहीन लोग हिंदुइज्म को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हिंदुइज्म या हिंदू एकजुट हो गया तो हिंदू विरोधी शक्तियों को मात खानी पड़ेगी। हमारा समाज सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहिंसा परमो धर्मे और वसुधैव कुटुम्बकम आदि सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। हम शास्त्रों का प्रचार करते हैं, शास्त्रों को ग्रहण करते हैं और उनकी शिक्षा देते हैं। वहाँ यदि हमारे समाज के प्रति कोई इस तरह की निंदा पूर्वक शब्द कहेगा और सारे समाज की निंदा करेगा तो हम शस्त्र उठाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। उधर राहुल गांधी के बयान की कैथल में भी संत समाज ने कड़ी निंदा की। धर्म गुरुओं ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने हिंदुओं को हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। हिंदू समाज के लोग सदा ही मानवता व जीव जंतु की सेवा की भावना में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में राहुल गांधी द्वारा ये बयान देना बहुत ही गलत है और इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे बयान अशोभनीय हैं। हमारा हिंदुत्व के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना, ये मैं कहूंगा कि अशोभनीय व्यवहार है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज है जिसको भी बोलना है। ये मैं कोई गर्व से नहीं कह रहा, और गर्व से मैं ये जरूर कहूंगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने पर हमें गर्व है, लेकिन हम बहुसंख्यक होते हुए भी सबका सम्मान करते रहे हैं, करते रहेंगे। एक दूसरे को बोलो, भाषा को थोड़ा परिमित हिसाब से, संयमित हिसाब से रह करके दूसरा को बोलना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा होकर के कुछ से कुछ बोल दे। मर्यादा, एक मर्यादा होता है सबसे बढ़िया। हर आदमी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा से बोले तो अच्छी बात है। एक दूसरे को बोले, एक दूसरे को समझे, वो दोनों ही ज्ञानी होते हैं।
और ये नहीं समझे तो उसको लठमार के भी समझाया नहीं जा सकता है। बड़ा दुख का विषय है कि कोई भी अगर ये बात कहे कि हिंदू हिंसक है और हिंदू हिंसावादी रहा है, हिंदू ने कभी हिंसा नहीं की। हिंसा में हमेशा बल्कि नारा भी दिया गया था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है बहुत बड़ा धर्म है और अहिंसा से विश्व को जीता जा सकता है, प्रेम से विश्व को जीता जा सकता है, प्रेम से सभी को वश में किया जा सकता है। इसलिए प्रेम और सद्भाव का यदि कोई प्रतीक है तो हिंदू है। अभद्र टिप्पणी की है तो उससे हिंदू समाज बड़ा आघात हुआ है। तो वो हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, हिंदू हमेशा प्रेम जताता है, सबसे प्रेम करता है। हमारे धर्म भी यही सिखलाते हैं कि सबसे प्रेम करें, सद्भावना से मिले, और हिंदू धर्म तो जीव जंतुओं को भी प्रेम करता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आज राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सरपंच शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा व पंचायत एवं विकास मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रामीण विकास पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को वित्तीय अधिकार बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब सरपंच 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गांव के विकास हेतु धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करें। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे, तो आज कर दिया। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। ये हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी, कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है। उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी के लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा। अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। सम्मेलन में आए सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जनता के सच्चे हितैषी हैं। सरकार की ये पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी। बढ़ा गया अपनी जो कि 5 लाख रुपए से बढ़ा के 21 लाख रुपए करती है, और जो हमारा खर्चा आने जाने का 16 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा भी जो TADA बोलते हैं ना, वो भी मंजूर किया। और उन्होंने सरपंचों की बहुत बढ़िया सर्टिफिकेशन की है, बहुत ज़्यादा आश्वासन देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, जो भी सिस्टम बहुत सोहना किया, सारे संतुष्ट। और भी कई और काफ़ी काम ने जी, देखो स्टाम्प ड्यूटी दे और बिजली के बिल का जोड़ा है वो भी उन्होंने परसेंटेज दे कुछ 2% पैसे किए ने कि पंचायत खाते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि सरपंचों ने हक में बहुत बढ़िया निर्णय लिया। हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री JP दलाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने ये फैसला किया है। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को भी शामिल किया गया है। जो भी इनको पूरा करेगा उसको भी स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवन निर्माण बनाने की इजाजत दी जाएगी। JP दलाल ने कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं उसको ढाया नहीं जाएगा। स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों, सेक्टरों व आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लाट 4 आवासीय इकाइयों के साथ अपूर्व है। स्टिल्ट प्लस 4 चौथी मंजिल को इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की कैपेसिटी है, अलाउड है, जिसके से नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, 1 यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं 4.5 आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिज़ाइन होता है, ये प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर
18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने गरीबों को 100 गज के प्लाट रजिस्ट्री सहित दिए जाने पर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के लिए जिला स्तर पर पोर्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नगर पालिका व नगर परिषद के सफाई कर्मियों का मानदेय 17,000 रुपये और ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय 16,000 रुपये करने की घोषणा की है। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बनेगा, जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपये का मानदेय तुरंत शुरू हो जाएगा। जो हमारे नगर पालिका नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब वेतन में बढ़ोतरी करते हुए 17,000 रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारी हैं, उनको 16,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। एयरमैन चयन केंद्र अंबाला ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु के रूप में पात्र अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा। अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया 8 जुलाई से 28 जुलाई को रात 11 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए और उनका जन्म 3 जुलाई 2004 और 3 जुलाई 2008 के बीच हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को 550 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। प्रवेश स्तर की योग्यता, चिकित्सा मानक, नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और पंजीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वेब पोर्टल पर लॉग इन करें। अग्निपथ योजना कम उम्र में युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य है। चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में चुना जाएगा और नियुक्ति अवधि पूरी होने पर उनको नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीर को अन्य क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। 25% तक अग्निवीर सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में भी नामांकित होंगे। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएस में 10% आरक्षण उम्र और फिजिकल में भी मिलेगी। सेवा निधि में मासिक वेतन का 30% अग्निवीर द्वारा अंशदान के लिए भी नियुक्त किया गया है। इस निधि में सरकार द्वारा भी बराबर राशि का योगदान किया जा रहा है। अग्निवीरों को 4 वर्षों के बाद करीब 10 लाख रुपए और अर्जित ब्याज पर आयकर से मुक्त का भी लाभ योजना के तहत मिल रहा है। योजना में अग्निवीरों के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि का भी प्रावधान किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 1 जुलाई देश में लागू हो गए हैं। इसको लेकर भिवानी शहर थाना में जागरूकता को लेकर सेमिनार लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार और एसएचओ सत्यनारायण ने नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। नस्ल, जाति, समुदाय व लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा रखी गई है। यूएपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि देश भर के 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि दहेज मामलों में महिलाओं की तरह व्यक्ति भी अपनी गुहार लगा सकेगा। मामलों की सुनवाई में व्यक्ति बिना वकील के खुद भी अपनी वकालत कर सकता है। ऐसा भी कानून में बदलाव किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली वारदातों के मामले में भी कानून में सुधार किया गया है। उन्होंने बताया कि नए कानून में EFIR दर्ज करवा सकते हैं। बारे में जितनी जानकारी अच्छी विक्टिम को होती है या दूसरे अपराध जिसने अपराध किया उसको होती है,
तो वकील कई बार ज्यादा केस होने के कारण उसको समझ नहीं पाते, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, मुलजिम बरी हो जाता है, मुद्दई भी को भी कई बार न्याय नहीं मिल सकता, फैसला गलत हो जाता है। ये जो तीनों कानून हमारे जन हितैषी बनाए गए हैं, जनता को विशेष रूप से इसमें जो आम पब्लिक उसको फायदा किया गया, 0 FIR की सुविधा दी गई है, E-FIR की सुविधा दी गई है, गवाहों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्राथमिकता दी गई है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से गवाहियाँ हो सकती है, उनको भी जो अपनी प्रौद्योगिकी है उसको भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पुराने कानूनों में और नए कानून पुलिस को भी कई जगह इसमें मजबूत किया गया है। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों ने बताया कि उन्हें जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है, जो उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी। न्याय प्रणाली में पदोन्नतीकरण का समावेश किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें E-रिकॉर्ड, 0 FIR, E-FIR, सम्मन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल करना। इसमें धारा 173 BNS के तहत ये चीज लागू की गई है। युवाओं को फोकस ये रखना होगा कि जो 105 धारा BNSS के तहत तलाशियों और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, वो युवाओं के बहुत काम के, क्योंकि जो युवा अक्सर मांग उठाते थे कि हमारा झूठा NDPS का मुकदमा लगा दिया गया, हमारे खिलाफ ये झूठी धाराएं लगा दी गई, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उधर सिरसा पुलिस ने कल 3 नए कानूनों के प्रति जनप्रतिनिधियों, आमजन और युवाओं को जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आह्वान किया है कि वे स्वयं इस संबंध में जागरूक रहें व समाज के अन्य लोगों को भी नए कानूनों के बारे में अवगत करवाएं, ताकि सभी लोगों को इनकी जानकारी मिल सके। बड़ागुड़ा के थाना प्रभारी राजेश कुमार ने अनेक गांवों का दौरा कर आमजनों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि तीनों नए कानून आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इनमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में डिजिटल साक्ष्य व फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को भी बढ़ावा गया है और हर चीज की समय सीमा को निर्धारित की गई है। नई धाराएं भी हुई हैं, जैसे 111, 112, 113। 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो काफ़ी सीरियस टाइप के होते हैं, और जैसे 112 में पैटी ऑफेंसेस से रिलेटेड है, और एक नई धारा मॉब लिंचिंग से संबंधित ऐड हुई है, और अन्य जो पुरानी धाराएं थी जैसे उनका भारतीयकरण हुआ है। हम जैसे मर्डर की थी 302, अभी वो 103 BNS बन गई है। बच्चों से और अपने वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम था उसको पहले रखा गया, उसकी महत्वता को समझते हुए वो धाराएं जैसे चोस्ट हो गई 376 की जगह, चोस्ट से 70 तक। आगे हमारी छेड़खानी से संबंधित धाराएं हैं वो 75 से 80 तक हो गई हैं। और अपनी जैसे चोरी लूट वगैरह की थी, अभी वो 303, 304, 379 थी, वो 304 में छीना झपटी बारे थी जो। करनाल में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया। रेलवे विभाग की टीम ने बाधित हुए ट्रैक को ठीक करने का कार्य तुरंत शुरू कर दिया। ट्रैक बाधित होने के बाद इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को जाखल व मेरठ रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया। रेलवे पुलिस के DSP बलबीर सिंह ने बताया कि हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ, जब चलती मालगाड़ी से एक के बाद एक कंटेनर गिरने लगे। ट्रेन के लोको पायलट को करीब 1.5 किलोमीटर बाद इस हादसे का पता चला। इस दौरान रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कंटेनरों ने बिजली के तारें भी तोड़ दिए। ये अम्बाला की तरफ से दिल्ली को जा रही थी और सुबह करीब 4:30 बजे के लगभग इसके कुछ ये जो कंटेनर है ये डिसबैलेंस हुए हैं और नीचे गिरे हैं। बाकी इसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। बस अच्छी बात यही है, राहत की बात, की कोई कैजुअलिटी नहीं है। नहीं, ट्रैक अभी बंद है फिलहाल, दोनों अप डाउन दोनों लाइनें बंद है और अभी लगता है एक 2 घंटा भी और लग सकता है। रिस्टोरिंग का कार्य चल रहा है और बाकी आ रहे रेलवे के अधिकारी, क्या कारण है वो लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारा तो यही है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, बस ये अच्छी बात। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि हादसा इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्टेशन अधीक्षक समेत रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लगे बाहर निकल के देखे तो ये हादसा हो गया। 4 कंटेनर को पीछे गिरे हुए। वार्ड नंबर 7 जयनगर प्रावड़ी।
सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा परीक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्य प्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।